Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. हम लोग प्रीवियस क्लास में अल्कोहल्स का रिवीजन स्टार्ट कर चुके थे. अल्कोहल्स मैंने रिवाइज नहीं करवाया था. वी स्टार्टेड डिस्कसिंग क्वेश्चंस डायरेक्टली. अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा. अदरवाइज क्वेश्चंस करते करते हम कुछ टॉपिक्स रिवाइज करेंगे. आपको बस मैंने इतना बोला था कि आप थोड़ा सा चैप्टर पढ़ के आइएगा. सो आप सब लोगों ने अल्कोहल्स थोड़ा बहुत देखा या बिल्कुल भी नहीं देखा? टाइम नहीं मिला आपको? कैसे देखा था? थोड़ा सा स्टार्टिंग में. Shall we continue with the questions? सब लोग बताइए. सर Yes, sir. एक बार विलियमसन सिंथेसिस दोबारा करवा दीजिए, मतलब रिवाइज. ओके, प्रज्ञा ने विलियमसन सिंथेसिस पूछा है और मैं उसकी विलियमसन सिंथेसिस के लिमिटेशंस भी दोबारा बता देता हूँ. ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप बताइए अगर कोई डाउट है, और इस बारे आपका रिवीजन भी हो जाएगा. सो देखिए, विलियमसन सिंथेसिस वन ऑफ द डाउट जो एक स्टूडेंट ने पूछा है. मैं विलियमसन सिंथेसिस और उसकी दो लिमिटेशंस भी करी थी, वो आपको दोबारा रिकॉल करवाना था. देखिए, विलियमसन सिंथेसिस इज अ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. किसी भी अल्काइल हैलाइड को NaOR सोडियम एल्कोक्साइड्स के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो आपको पता है अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स. हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और R पे पार्शियल पॉजिटिव होता है. और ये सोडियम एल्कोक्साइड का जो एल्कोक्साइड ग्रुप है ना, ये OR नेगेटिव, दिस एज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करके X को सब्स्टिट्यूट करेगा और बन जाएगा ROR प्लस NaX. और इस केस में आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ईथर्स बना सकते हैं. अगर जो R यहाँ पे है वही R यहाँ पे भी लिया आपने तो ROR सिमेट्रिकल ईथर बनेगा. अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ और ले सकते हैं और यहाँ पे कुछ और ले सकते हैं. जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन देखते हैं. C2H5Br when treated with NaOCH3, तो इसमें OCH3 जिसे आप बोलते हैं मिथॉक्सी, वो मिथॉक्सी यहाँ पे अटैक करके Br को सब्स्टिट्यूट करेगा और बनेगा C2H5OCH. सो दिस इज एन अनसिमेट्रिकल ईथर. ठीक है. अब इस विलियमसन सिंथेसिस में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस की पढ़ी. एक लिमिटेशन ये थी कि अगर आपको कोई ऐसा ईथर बनाना है जिसमें ऑक्सीजन के एक तरफ कोई टर्शियरी ग्रुप लगा हो, टर्शियरी अल्काइल ईथर. फॉर एग्जांपल दिस CH3 CCH3 CH3 O CH2 CH3. तो आप देखिए एक अनसिमेट्रिकल ईथर है जिसमें एक तरफ टर्शियरी ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ प्राइमरी ग्रुप लगा हुआ है. सो हम क्या क्या ऑप्शंस थे हमारे पास? देखिए, एक ऑप्शन तो ये था, आपको पता है एक अल्काइल हैलाइड लेना होता है, एक एल्कोक्साइड लेना होता है. तो हमने सोचा हम अल्काइल हैलाइड टर्शियरी वाला ले लेते हैं, CH3CCH3 CH3Br प्लस NaOC2H5. सो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि NaBr निकल जाएगा और OC2H5 इसके आगे लग जाना चाहिए, वही बन जाना चाहिए. ये C2H5 ही है ये, ठीक है ना. सो वी वर एक्सपेक्टिंग ये बनना चाहिए, लेकिन दिस कॉम्बिनेशन वाज इनकरेक्ट. अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं कि NaOC2H5 ये जितने भी अल्कोक्साइड्स होती हैं, ये बीइंग बिगर इन साइज, दे आर वीकर न्यूक्लियोफाइल बट स्ट्रॉन्गर बेसिस. जो मैंने आपको याद होगा एक बार सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन करवाया था आपको एक टॉपिक, जिसमें आपको बताया था हर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एक न्यूक्लियोफाइल तो होती है लेकिन वो एक बेस भी होती है, प्रोटॉन एक्सेप्टर. ठीक है. लेकिन आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है या वो एक स्ट्रॉन्गर बेस. ठीक है. सो OC2H5 में आपको पता है C2H5 बहुत बल्कियर ग्रुप होता है. तो OC2H5 बीइंग बल्कियर इन साइज, अगर कोई चीज बड़ी है साइज, तो आप खुद सोचो उस पर कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उससे वो न्यूक्लियोफिलिक कम हो जाएगी लेकिन बेसिक बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. तो NaOC2H5 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. और बेस क्या करते हैं? वो एसिड की एलिमिनेशन कॉज करते हैं. ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है. इस पे होगा क्या कि ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे से ये Br निकलेगा और जैसे इमेजिन करो जैसे ही अल्फा कार्बन पे से Br नेगेटिव निकलेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा. फिर उसके बाद बराबर वाले बीटा पे से एक H निकलेगा और ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना के रिएक्शन को एक्चुअली एल्कीन वाले रूट पे ले जाएंगे. आपको प्रोडक्ट ये मिल जाएगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2. यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन हो लेकिन एलिमिनेशन हो गई. दिस वाज सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन. क्यों हो गई? दो रीजन है. एक तो ये स्ट्रांगली बेसिक है, दूसरा ये टर्शियरी है. टर्शियरी वालों के कार्बोकेटायंस बड़े स्टेबल होती हैं, तो टर्शियरी वाले कार्बोकेटायन के थ्रू एलिमिनेशन अंडरगो कर. तो इससे तो बेटर है कि यहाँ पे कोई ऐसा अल्काइल हैलाइड ले लिया जाए जिसका कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता हो. सही है.
तो वो शायद सब्स्टिट्यूशन वाले रूट पे चला जाएगा, एलिमिनेशन वाले पे नहीं जाएगा। तो हमने सोचा OC2H, ये जो जिसके साथ हमने Na के साथ हमने OC2H5 लिया है ना, इस C2H5 के साथ हैलोजन ले लेते हैं और टर्शरी वाले के साथ ONA ले लेते हैं। हमने टर्शरी वाले ग्रुप के साथ ONA ले लिया, इसमें O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, और Br को ले लिया C2H5 के साथ। अब देखिए ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के कार्बोकेटायंस बड़े अनस्टेबल होते हैं और इसलिए वो कार्बोकेटायन नहीं बनाना चाहते और इसलिए इनकी एलिमिनेशन भी नहीं होती। एलिमिनेशन हमेशा कार्बोकेटायन के थ्रू होती है, ये बात याद रखिएगा। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है तभी एलिमिनेशन होगी, अगर कार्बोकेटायन अनस्टेबल है तो वो रिएक्शन एलिमिनेशन वाले रूट पे ही नहीं जाएगा। सो इस केस में ये O नेगेटिव यहां पे अटैक करके Br को सब्स्टिट्यूट करेगा और आपको वो रिक्वायर्ड ईथर बन जाएगा। तो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन कि अगर आपको कोई टर्शियरी अल्काइल ईथर बनाना है थ्रू विलियमसन सिंथेसिस, सो आपको कभी भी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज नहीं करना चाहिए, आपको टर्शियरी एल्कोक्साइड यूज करना चाहिए विद अ प्राइमरी अल्काइल। सुन के याद आया ये लिमिटेशन? प्रज्ञा, आपको पहली लिमिटेशन क्लियर है? यस सर। दूसरी लिमिटेशन वाज क्वाइट सिंपल। दूसरी लिमिटेशन ये थी कि अगर हमें एराइल अल्काइल ईथर बनाना, एक ऐसा ईथर जिसमें एक तरफ रिंग है और एक तरफ चेन है, तो इस केस में हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम रिंग के ऊपर Cl+NaOCH3 ले लेते, या फिर दूसरा ऑप्शन था रिंग के ऊपर ONA और CH3 के साथ Cl ले लेते। देखो इस केस में व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये जो OCH3 नेगेटिव है, ये OCH3 नेगेटिव, ये पूरा ये अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहां पे अटैक करके Cl को निकालेगा, और अगर OCH3 ने रिंग पे अटैक कर दिया तो वो बन जाना चाहिए। यहां पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो फिनॉक्साइड है रिंग के ऊपर ऑक्सीजन, ये अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू यहां पे अटैक करके Cl को निकालेगा, तो रिंग के ऊपर ऑक्सीजन जब मिथाइल के ऊपर अटैक करेगा तो भी वो बनना चाहिए। लेकिन आपको याद दिला दूं कि ये पॉसिबिलिटी गलत थी या सुटेबल नहीं थी। उसका रीजन था देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द CX बॉन्ड एंड एराइल हैलाइड्स, और एराइल हैलाइड में CH बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से द बॉन्ड बिकम्स डिफिकल्ट टू बी सब्स्टिट्यूटेड। ऑन द अदर एंड अगर आप एल्काइल हैलाइड लोगे तो यहाँ कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो ये बॉन्ड तोड़ना आसान है। तो आपको सोडियम फेनॉक्साइड विद एल्काइल हैलाइड लेना होता है, एराइल हैलाइड कभी नहीं लेना होता। ये दूसरी लिमिटेशन। दिस वाज अबाउट द विलियमसन सिंथेसिस। प्रज्ञा, कोई और डाउट? नो सर। और किसी को कोई डाउट? क्वेश्चंस करें, ठीक है। अल्कोहल्स का असाइनमेंट फर्स्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हम कर चुके थे, नहीं सॉरी सेकंड, पूरा सेकंड वाला पूरा कर दिया था, और उसके बाद असर्शन रीजन में कहां तक कर दिया था हमने? सब लोग चेक करिए, असर्शन रीजन का फिफ्थ वाला कर लिया था या नहीं? पेज नंबर 19। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए फिफ्थ कर लिया था हमने या नहीं? नो सर। मोनिका नहीं करा था? नो सर, नहीं किया था। और कहां तक कर लिया था फिर आप? क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था असर्शन रीजन में, और इसमें जो है पैसेज वाला फर्स्ट भी नहीं हुआ था, सेक्शन ही नहीं हुआ। मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोई असर्शन रीजन का ही फिफ्थ पूछ रहा हूँ मोनिका। 5 तक कर लिया था ना हमने? यस सर। हाँ तो 6th ऑनवर्ड्स करते हैं और पैसेज बेस वाला भी अब कर लेंगे। पहले पेज नंबर 19 पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन नंबर 6। एडिशन ऑफ मीथेनॉल टू फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स बेंजीन। आपको आता है, श्योरली पता है, यस या नो या डाउट है? कंफर्म है? ट्रू? आप बताइए किस किस को डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा रिएक्शन? टेल मी वेरी फ्रैंकली। सर डाउट है। देखो जिसको डाउट है। दर्शिता, आपको कंफर्म है कि ये गलत है? ट्रू होगा। देखो आपको याद है कि हमने पिछले चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ा था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को वाटर से दूर रखा जाए, दे आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, क्योंकि अगर वाटर के आसपास आते तो क्या होता था? HOH, ये RH एल्केन बन जाता है। ये तो याद होगा सबको।
फिर मैंने अगले चैप्टर अल्कोहल में अल्कोहल के लिए भी यही चीज बताई थी कि अगर कोई अल्कोहल भी ग्रिग्नार्ड रीजन के पास आएगा तो ग्रिग्नार्ड रीजन का R अल्कोहल के H के साथ अगेन RH बना लेगा। अल्कोहल की दूसरी ही केमिकल प्रॉपर्टी होगी अगर आप अपना रजिस्टर लेके बैठे हो। पहली केमिकल प्रॉपर्टी होगी वीकली एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी यही होगी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन, जिसमें अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रीजन के R के साथ अल्कोहल का H RH बना। अब आप देखते जाइए बोल, अगर यहां पे मैं R की जगह रिंग ले लूं C6H5MgBr फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और मैं इसे किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर दूं, उन्होंने मिथेनॉल बोल रखा है बट दैट डजंट मैटर, मिथेनॉल की जगह इथेनॉल प्रोपेनॉल कुछ भी ले लो, तो क्या यहां से रिंग और यहां से H अगेन ये कंबाइन होकर बेंजीन बना लेंगे? सब लोग बताइए। Yes, sir. So addition of methanol to phenyl magnesium bromide gives benzene. True है ना? True. Yes, sir. दूसरी स्टेटमेंट है methanol is a stronger acid than benzene. देखो आपको ये याद है कि हमने पढ़ा था alcohols are weakly acidic in nature. चाहे वीक ही सही, वो थे तो सही थोड़े बहुत एसिड, बेंजीन तो बिल्कुल एसिडिक नहीं होती, बेंजीन इज नॉट एट ऑल एसिडिक इन नेचर, ठीक है, बेंजीन तो बिल्कुल एक नॉन पोलर कंपाउंड है, बेंजीन का ऐसा नहीं होता कि पानी में डालने पे अपना H+ दे देती है, सही है। सो रिलेटेड टू बेंजीन तो हम कह ही सकते हैं कि मिथेनॉल एक अच्छा एसिड है। सो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, मिथेनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजीन। इज इट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन? सब No, लोग sir. बताइए। No, sir. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि जो एसिड होते हैं वही अपना H देते हैं, क्योंकि मिथेनॉल थोड़ा रिलेटेड टू बेंजीन एसिड है इसीलिए तो अपना H+ दिया इसने और ये फिनाइल के साथ बेंजीन बना पाए। अगर ये थोड़ा भी एसिडिक नहीं होता ना तो ये H नहीं निकल पाता, समझ रहे हैं आप इस चीज को? सो बिकॉज मिथेनॉल्स आर रिलेटिवली एसिडिक इन नेचर, या कोई भी अल्कोहल थोड़े बहुत एसिडिक होते हैं इसीलिए वो अपना H+ दे पाते हैं और वो HCC के साथ बेंजीन बना पाता है। सो मिथेनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजीन, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये रीजन भी सही है कि ऊपर मिथेनॉल ने बेंजीन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ बेंजीन क्यों बना लिया। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? No, sir. सो ऑप्शन क्या होगा? ए, A. ऑप्शन ए। 7th हर्षित पांडा, आप बताइए। The bond angle in alcohol is slightly more than the tetrahedral angle. आप में से किस किस को नहीं पता इसके बारे में कुछ? देखो आप सब लोग जानते हो कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होती है? 109.5 डिग्री। आपको याद होगा आपने क्लास 11th में मीथेन पढ़ा था, मीथेन में द बॉन्ड एंगल वाज 109.5 डिग्री और मीथेन में सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते थे, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होने के बाद इतना एंगल होता था। लेकिन अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाता है और आपने पढ़ा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है, तो ये लोन पेयर थोड़ा बॉन्ड पेयर पे ज्यादा रिपल्शन डालता था जिसकी वजह से ये थोड़ा पास आ जाते थे और एंगल हो जाता था 107 डिग्री। फिर जब आप वाटर में आते थे H2O, सो वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर आ जाते थे और वो 2 लोन पेयर और भी ज्यादा रिपल्शन डालते थे तो एंगल और डिक्रीज हो जाता था 104.5 डिग्री। याद है? आप देखते जाइए, अगर मैं इस H की जगह R कर दूं तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और अगर 2 लोन पेयर है तो इसका एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से कम होगा ना, Yes, sir. 109.5 डिग्री तो नहीं होगा। तो the bond angle in alcohol is slightly more than the tetrahedral angle दे रखा है, it should be less than the tetrahedral angle because of the presence of lone pair। सही है, तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? It is due to the repulsion between the unshared electron pair of oxygen। रीजन सही दे रखा है, रीजन दे रखा है कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ऊपर है ना वो रिपल्शन कॉज करती हैं, लेकिन उसकी वजह से एंगल कम हो जाता है, ज्यादा नहीं होता। ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत है लेकिन नीचे वाली सही है। सो ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी। बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir.
देखिए आप लोग जो ऑनलाइन है ना, उनसे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है मुझे, वो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, नजर भी नहीं आ रहे हैं, बस कुछ नाम लिखे हुए हैं मेरे सामने जो कभी कभी ब्लिंक करते हैं। ठीक है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अब आना स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑफलाइन आइए ताकि मैं देख पाऊं कि आप क्या कर रहे हैं, कितना रेस्पॉन्सिव है। अदरवाइज आधे बच्चे तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हैं। जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए, बी एक्टिव। 8th वाला, Ishita Singh, 8th की assertion statement, carbon oxygen bond length of phenol is less than that of methanol. कोई भी बताइए, ज्योति, ईशा, हर्षित, गर्व। ट्रू। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन मीथेनॉल। बाकी सब लोग भी बताइए। ट्रू। देखिए मैं आपको बता दूं कि फिनॉल में और मीथेनॉल में अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, एंड डबल बॉन्ड इज शॉर्टर एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल विल बिकम शॉर्टर, जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट भी कम हो जाती है। सही है। सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ फिनॉल में कम होती है मीथेनॉल के कंपैरिजन में। ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। There exists a partial double bond character and the sp2 hybridization of carbon to which oxygen is attached in phenol. फिनॉल में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। रीजन भी सही दे रखे हैं। यस सर। तो ऑप्शन ए। 9th वाला पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 9th मत पढ़िए, पहले मैं कुछ बताता हूं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स, मान लीजिए एसिड है RCOOH, ठीक है। अगर आप एस्टर्स को सॉरी एसिड को LiAlH4 से रिड्यूस करो, LiAlH4 से, तो LiAlH4 क्या करता है, एसिड में ये O हटा देगा और O के बदले 2H लगा देगा। आप सब कैलकुलेट करो, अगर यहां से डबल बॉन्ड O हट जाए और बदले में 2H लग जाए तो क्या ये अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। तो अगर हम चाहें तो एसिड से हम सीधे अल्कोहल बना सकते हैं बाय यूजिंग LiLH4, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। उसका रीजन होता है कि LiLH4 ना बहुत एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। LiLH4 की कॉस्ट को देखते हुए हम उसे बहुत रेयरली स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं जहां पे कोई और ऑप्शन अवेलेबल ना हो। ये रिएक्शन करने का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, अच्छी पर मेथड। हम क्या कर सकते हैं कि पहले इस एसिड को किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाए। एस्टरिफिकेशन एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, RCOOR, याद है एस्टरिफिकेशन, फिशर एस्टरिफिकेशन, इसी चैप्टर में था। किसी भी एसिड को पहले अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एक एस्टर बनाओ, फिर इस एस्टर को आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दो, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिड्यूस कर दो 2H2। देखो होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। एक बॉन्ड यहां से टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन का सामने से, एक कार्बन ऑक्सीजन का ऊपर से, ऊपर डबल में से एक टूटेगा। तो बताओ अकेले इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कम हो गई, तो 2H तो इस पे आ जाएंगे। एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की भी कम हो गई, एक वैलेंसी ऊपर वाले ऑक्सीजन की भी कम हो गई, तो एक H उस पे आ गया, एक H, तो 4 हाइड्रोजन यूज हो गए। अब आप सोचो ये क्या अलग हो रहा है, एक अल्कोहल ROH, ये वाला जो आपने यूज करा था ये तो आपको मिल गया एज इट इज, और ये क्या अलग हो रहा है, ये क्या ये भी अल्कोहल RCH2OH। सो यहां पे भी तो अल्कोहल मिल रहा है। तो एसिड से डायरेक्टली भी हम अल्कोहल बना सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्टली नहीं बनाया क्योंकि हमने सोचा एक्सपेंसिव रिएजेंट क्यों यूज करें। हमने पहले अल्कोहल का एस्टर बनाया, फिर एस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा। कैटलिस्ट ये भी कॉस्टली है, लेकिन ये कैटलिस्ट तो रिकवर हो जाता है ना एट द एंड, ठीक है। सो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने हाइड्रोजनेट करा तो हमें अल्कोहल मिल गया। ये वही वाला अल्कोहल मिल जाएगा RCH2OH, RCH2OH प्लस ROH जो आपने अभी अभी एस्टर बनाने के लिए यूज करा था वो तो रिकवरी हो गया। सही है। सो एसिड से एस्टर, एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए हम ये वाला रूट प्रेफर करते हैं, ऊपर वाला नहीं प्रेफर करते। अब आप एक एक करके दोनों स्टेटमेंट पढ़ो, धीरे धीरे असर्शन पढ़ो। Commercially, acids are reduced to alcohol
by converting them to esters followed by their reduction using catalytic hydrogenation. True. रीजन पढ़ो. ट्रू है वो. LiLH4 can also reduce carboxylic acid to primary alcohol, but LiLH4 is an expensive reagent and is used for special purposes only. बड़े आराम से समझ में आ गया होगा ना अब आपको सारी चीजें. ठीक है, तो ऑप्शन ए मार्क कर लीजिएगा इसका 10th. मुझे फर्स्ट रिएक्शन सर में याद है. मुझे तो ये वाली याद है जो आपने एल्डिहाइड से जो रिडक्शन करवाया था. आगे देखो एस्टर से भी करवाया हुआ, ये वाला भी करवाया हुआ एस्टर, बिल्कुल लास्ट लैब प्रिपरेशन, 5वीं लैब प्रिपरेशन. कहां कितनी आगे जा रहे हो? अल्कोहल में जाओ ना, अल्कोहल की 5वीं लैब प्रिपरेशन, तो 5th लैब प्रिपरेशन. जितना रिएक्शन वाला. अरे लैब प्रिपरेशन निकालो, ये तो लैब प्रिपरेशन कितनी करवाई है? 5 कराएंगे. तो 5वीं दिखाओ कौन सी है. तो तो 4th होगी, 3rd होगी. हां, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स है. ये करवाई होगी मैंने आपको एस्टर्स का रिडक्शन. यस हाँ. सर कराई है. आप LiLH4 से भी कर सकते थे और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी कर सकते हो, 4 हाइड्रोजन यूज होते हैं. ठीक है, लेकिन LiLH4 से प्रेफरेबल नहीं होता क्योंकि एक्सपेंसिव होता है. बस ये क्वेश्चन है. कोई डाउट? नो आगे सर. बढ़ते हैं. 10th, dipole moment of phenol is smaller than methanol. अभी बताया था ना, फिनॉल में डायपोल मूवमेंट, देखो डायपोल मूवमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी. क्यू इज द चार्ज, ये वाला जो चार्ज होता है ना, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, आइदर ऑफ द चार्ज, एंड डी इज द डिस्टेंस. अगर ये चार्ज भी कम हो जाए और बीच का डिस्टेंस भी कम हो जाए तो म्यू कम हो जाएगा. अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोनों ही कम है. एक तो ये जो कार्बन है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से खुद भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होता है कि अगर ये कार्बन खुद भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऑक्सीजन अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा ना, तो कम नेगेटिव और कम पॉजिटिव होगा इस पे, तो पोलैरिटी कम हो जाएगी. ऊपर से डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो जाएगी, तो क्यू भी कम हो जाएगा, डी भी कम हो जाएगा, इसलिए म्यू कम हो जाएगा. तो फिनॉल की डायपोल मोमेंट कम होती है. रीजन देखते हैं इसमें क्या दे रखा है. पहली स्टेटमेंट तो सही है. इन फिनॉल द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज लेस पोलर, whereas in methanol the carbon oxygen bond is more polar. ट्रू. लेस पोलर मतलब नेगेटिव कम पॉजिटिव. सो बिल्कुल सही रीजन दे रखा है. सो ऑप्शन ए. 11th वाला कौन बताएगा? भी नहीं, आप बताइए 11. सब लोग बताओ. सर ट्रू है. ट्रू है. नहीं, आप बताओ. सर ट्रू. प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक दे रखा है, सेकेंडरी उससे कम और टर्शियरी सबसे कम. किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट में कि ये पता नहीं चल रहा, कैसे पता चलेगा? किसी को डाउट है? टिया, एनीबॉडी एल्स? ओके, देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, आप खुद बताना ये सही है या गलत है. दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल. एसिड क्या होता है? जो H+ देता है, H+ देने के बाद बनता है कॉन्जुगेट बेस. टिया आप बताइए, अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होता है, या कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है तो ज्यादा एसिडिक होता है? कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल है मतलब कोई चीज अपना H+ तभी तो निकालेगी जब H+ निकालने के बाद स्टेबल बन रही है. सो अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तो चीजें ज्यादा एसिडिक होती हैं. देखिए अगर टर्शियरी अल्कोहल अपना H+ निकालता है तो O पे नेगेटिव आएगा. हमें किसी भी चार्ज को कम करना होता है, बढ़ाने से तो वो और अनस्टेबल हो जाता है. ये याद रखिए, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, 3 मिथाइल ग्रुप. ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके नेगेटिव को और ज्यादा इंटेंसिफाई करेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज और ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ तो फिर तो ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाएगा. इससे तो बेटर ये अपना H+ निकालता ही नहीं. मिथेनॉल जो होगा ना, एक प्राइमरी अल्कोहल या मिथेनॉल, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि जब यहां से H+ निकलेगा तो O पे जो नेगेटिव आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा. तो बेटर है जितने कम से कम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो कॉन्जुगेट बेस उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा. अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गए तो वो तो नेगेटिव चार्ज को फर्दर इंटेंसिफाई कर देंगे, जिसकी वजह से OH बॉन्ड. अच्छा मुझे ये भी बताइए, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव,
अगर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये OH बॉन्ड और ज्यादा पोलर हो रहा है या कम पोलर हो रहा है? सब लोग बताइए। इसकी इस OH बॉन्ड की पोलैरिटी मतलब चार्ज सेपरेशन, और बढ़ रहा है या कम हो रहा है? और बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज ये इसके नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देंगे, तो दे विल इंक्रीज द पोलैरिटी। समझिए। अब आप पहली स्टेटमेंट देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स, प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक, सेकेंडरी थोड़ा कम, टर्शियरी थोड़ा और। ये तो सही है, पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट। सब लोग बताइए जो ऑनलाइन है उन्हें भी समझ में आया? मैंने एक्सप्लेन कर दिया टर्शियरी अल्कोहल क्यों कम एसिडिक होंगे, क्योंकि उनका कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है। रीजन पढ़िए, खुद पढ़ो धीरे धीरे रीजन। Sir, reason फॉल्स। false, वहां पे लिखा है डिक्रीज द पोलैरिटी, इट इंक्रीज द पोलैरिटी। An electron releasing group increase the electron density on oxygen which tends to decrease the polarity लिखा है, जबकि पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे हैं आप? देखो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझो, बोर्ड पे देखो, एक दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो नेगेटिव जब बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगा उसमें, तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव H पॉजिटिव को टाइटली होल्ड कर लेगा, आराम से निकलने नहीं देगा, तो ये कब एसिडिक हो जाएगा? जहां पे नेगेटिव कम होगा ना, वहां पे पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन भी कम होगा, वो जल्दी अपना H+ दे देगा, तो ये दे देगा जल्दी H+। सही है, तो ये याद रखिएगा, पोलैरिटी बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, उसका टूटना मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? सो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन होगा सी। अल्कोहल्स एंड वाटर आर वीकर एसिड देन फिनॉल। सब लोग बताइए। ये बिल्कुल सही है, फिनॉल तो बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक होती है, क्योंकि आपको याद होगा फिनॉल में से जब H+ निकलेगा तो O पे जो नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन दे रखा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मेक्स द फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल एंड फेवर द आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल। रीजन भी सही है, yes सो sir, ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए। ज्योति अगला वाला बताइए, 13। Orthonitrophenol is less volatile than paranitrophenol. false, आप में से किस किस को वोलेटाइल का वर्ड का मतलब नहीं मालूम? सबको मालूम है वोलेटाइल मतलब जो उड़ जाता है आराम से। सो ज्योति ने बोला फॉल्स, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज लेस वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफेनॉल। बाकी सब लोग भी बताइए, और किसी को डाउट है? ट्रू लग रहा है किसी को? yes sir, देखिए ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज लेस वोलेटाइल, ये फॉल्स है। ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल मोर वोलेटाइल होता है। देखो ये पैरानाइट्रोफेनॉल है, इसके बराबर में मैं एक और पैरानाइट्रोफेनॉल बनाता हूं। जब दो पैरानाइट्रोफेनॉल पास पास आते हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, और आपको पता है जब एक मॉलिक्यूल दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जुड़ता चला जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग की वजह से चीजों का उड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेस वेपराइज होंगी, तो लेस वोलेटाइल होगा। ठीक है, लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में बिल्कुल बराबर में NO2 लगे होने की वजह से इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रा यानी कि ये अपने बराबर वाले से नहीं जुड़ेगी, या इसके बराबर एक और आ जाए तो वो उससे नहीं जुड़ेगा, अपने ही मॉलिक्यूल में जुड़ जाए। और अगर एक ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल बराबर वाले दूसरे ऑर्थो से और वो तीसरे से जुड़ा ही नहीं हुआ, वो पहले ही अलग अलग है, तो उनको बॉयल करना ज्यादा इजी होगा, वो मोर वोलेटाइल होंगे। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर वोलेटाइल, जबकि यहां पे दे रखा है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज लेस वोलेटाइल। सो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। सबको क्लियर है? मोनिका yes sir, रीजन पढ़िए, there is intramolecular hydrogen bonding in orthonitrophenol and intermolecular hydrogen bonding in paranitrophenol। true, दूसरी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, तो ऑप्शन होगा डी, डी ऑप्शन। पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। आप में से कुछ लोगों को नहीं मालूम पिक्रिक एसिड क्या होता है? वृंदा मालूम है? देखो फिनॉल
ऑलरेडी हमने पढ़ा कि फिनॉल्स आर वेरी स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर, लेकिन अगर इस पे 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दिए जाएं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो ये और भी ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि देखिए जब H निकलेगा ना तो O पे नेगेटिव आएगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, तो ये नेगेटिव बहुत अच्छी तरह पीछे की तरफ पुल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों NO2 इस नेगेटिव चार्ज को पीछे खींच लेंगे, तो ये कॉन्जुगेट बेस और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये कंपाउंड और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2 की वजह से। सही है, सो पिक्रिक एसिड इसी को बोलते हैं, पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ये बात बिल्कुल सही, दिस इज ट्रू। रीजन वृंदा आप पढ़ के बताइए, सही दे रखा है, और सब लोग भी बताइए रीजन ट्रू या फॉल्स निकिता आप भी बताइए, जिसको जो लग रहा है वो बताइएगा, एक दूसरे का सुन के मत बताइएगा। वृंदा आपको क्या लग रहा है? ट्रू लग रहा है? निकिता आपको क्या लग रहा है? सर फॉल्स है। सर फॉल्स है। निकिता, निशांत, जो लग रहा है वो बताइएगा। अरे मैंने तो एक्सप्लेन भी कर दिया। याशिका आपको क्या लग रहा है? किसी को ट्रू लग रहा है यहाँ पे? विशेष, स्नेहा, सक्षम, शुभ्रा, शिखा? सर फॉल्स देखिए ट्रू उन्हें लग रहा होगा जो NH2 पे ध्यान नहीं दे रहे, बाकी सब तो सही लिखा हुआ है, लेकिन NO2 होना चाहिए ना, वहां NH2 लिखा हुआ है। सही है, the 3 electron withdrawing NH2 groups are present in phenol to facilitate the release of hydrogen ion. NH2 वर्ड गलत है, अगर ये NO2 होता ना तो ये सही हो जाता, so that's why the reason is false, तो ऑप्शन होगा C। Bromination of phenol takes place even in absence of Lewis acid। कुछ याद है इसके बारे में या नहीं? पहले तो मुझे बताइए। नहीं, देखिए मैंने बहुत मेहनत करी थी आपको ये पढ़ाते वक्त, और आज आप बिल्कुल भूल गए। उसका ट्रू है। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, दर्शिता आपको याद है कि अगर मैं बेंजीन पे क्लोरीन लगाना चाहता हूं तो एनहाइड्रस AlCl3 लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है AlCl3, ये मालूम है? अच्छा, आपको ये मालूम है रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है या डेफिशिएंट? रिच, तो Cl पॉजिटिव जाएगा इसके ऊपर या Cl नेगेटिव जाएगा? Cl पॉजिटिव, तो मुझे बेसिकली इस Cl बॉन्ड को हेट्रोलेटिकली तोड़ना है ताकि एक Cl नेगेटिव निकल जाए तो दूसरा Cl पॉजिटिव बने और वो रिंग पे अटैक करे। और इस बॉन्ड को हेट्रोलेटिकली तोड़ने के लिए हमने AlCl3 लिया। AlCl3 में एल्युमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के साथ शेयर करे हुए 6 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8, तो ये एल्युमिनियम क्या करेगा, इस Cl को बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी तरफ पुल कर ले, Cl नेगेटिव पुल कर ले, और जैसे ही Cl नेगेटिव इसमें से निकल कर जाएगा तो दूसरा वाला Cl पॉजिटिव बनकर रिंग पे अटैक कर देगा। तो लुईस एसिड का रोल ये होता है कि लुईस एसिड आपके हैलोजन का हेट्रोलेटिक क्लीवेज करके पॉजिटिव चीज जनरेट करने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करते हैं Br2, तो यहां पे भी हम लुईस एसिड लाइक FeBr3 एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें ये लेना चाहिए था। जैसे क्लोरीनेशन AlCl3 से होती है, ब्रोमिनेशन FeBr3 से होती है, सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें लेना चाहिए था, लेकिन हम ये नहीं लेते। फिनॉल के केस में जरूरत नहीं होती, ठीक है, 3Br2 एक्वस मीडियम में रिएक्शन होता था। फिनॉल के केस में मैंने आपको बताया था कि OH ग्रुप ओवर द रिंग इज अ वेरी हाईली एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। ये बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर रिलीज कर देता है कि रिंग जो पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच थी और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है। अब उससे क्या होगा, अगर ये रिंग बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है तो जैसे ही Br बॉन्ड, ये ब्रोमीन नॉन पोलर है, जैसे ही इसके पास आएगा ना तो रिंग क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप ही इसके नेगेटिव को दूर रिपेल करके पॉजिटिव को खुद ही खींच लेगी अपने पास। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसमें बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है, एंड दैट हाई कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज विल ऑटोमेटिकली पोलराइज दिस Br, ठीक है, नॉन पोलर है, लेकिन जैसे ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चीज, दिस इज अ नेगेटिव चीज जब इसके पास जाएगी धीरे धीरे तो इसके नेगेटिव को दूर रिपेल करके पॉजिटिव को खुद ही खींच लेगी ना, तो ये रिंग अपने आप ही Br बॉन्ड को क्लीव कर देती है, हमें किसी लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती इन केस ऑफ फिनॉल। अगर खाली बेंजीन होती तो हमें जरूरत पड़ती, लेकिन फिनॉल में नहीं पड़ेगी क्योंकि OH बहुत हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है,
इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, सही है। सो पहली स्टेटमेंट, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड, ये बिल्कुल सही। और आपको मालूम है क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, एक ही रिंग में तीनों जगह बीआर लग जाएगा, जो एक व्हाइट कलर का पीपीडी होता है, सही है। सो पहली स्टेटमेंट सही है। रीजन दे रखा है, in phenol the OH group attached to the benzene ring has a highly deactivating effect. फॉल्स। सब लोग बताइए, it has a highly activating effect. इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मतलब एक्टिवेट करना, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेटर नहीं होता, ये तो एक्टिवेटर होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। सो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑप्शन होगा सी। 16, धैर्य आप बताइए, in presence of air phenol mixture becomes dark in color. देखो ये फिनॉल है, अगर फिनॉल को आप एयर में रख दो या KMnO4 से ऑक्सीडाइज कर दो, तो these phenols are oxidized to these compounds. इन्हें बोलते हैं क्विनोन्स, बेंजोक्विनोन इसका नाम है पूरे का। और ये बहुत ही डार्क कलर के मिक्सचर्स होते हैं, डार्क कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। सो फिनॉल इज ग्रेजुअली ऑक्सीडाइज्ड टू क्विनोन इन एयर या इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। सो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल मिक्सचर बिकम्स डार्क इन कलर, ट्रू। रीजन दे रखा है, फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स, रीजन इज आल्सो ट्रू। सो ऑप्शन है ए। 17, ethers are not obtained during the dehydration of secondary and tertiary alcohols. निशांत आप बताइए। निशांत भाटी। मोनिशा, प्रिया, ओके, मोनिशा, प्रिया, शिखा, True. ethers are not obtained during the dehydration of secondary and tertiary alcohol. किस किस को नहीं आता, किस किस को नहीं मालूम इसके बारे में, ये याद नहीं आ रहा, पढ़ाया तो हुआ है मैंने, बट आपको अभी राइट नाउ याद नहीं। और कोई यहाँ पे सबको याद है, बाकी सबको देखो, आपको एटलीस्ट सुन के ये तो याद आएगा कि हमने अल्कोहल्स का एसिडिक डिहाइड्रेशन एक बार 443 पे और एक बार 413 पे करा था। देखो अगर आप CH3CH2OH, एक प्राइमरी अल्कोहल ये और एक प्राइमरी अल्कोहल ये, CH3CH2OH, दो एक जैसे प्राइमरी अल्कोहल, इन्हें आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से 413 केल्विन पे रिएक्ट करवाते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है, एक का H और दूसरे का OH निकलता है और ईथर बन जाता है, CH3CH2O CH2CH3, और ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता था, सही है। इस रिएक्शन में मैंने आपको लिखवाया होगा इसके नीचे कि ये जो प्रिपरेशन है ना ईथर की, दिस इज ओनली सूटेबल यूजिंग द प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो ईथर बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल ले लिया, मान लीजिए आपने टर्शियरी अल्कोहल ले लिया, देखिए CH3CCH3CH3OH, और इसे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाओ, तो रिएक्शन SN2 पाथवे पे चला, SN1 पाथवे पे चला जाएगा। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया प्राइमरी टर्शियरी के कार्बोकेटाइन्स बड़े स्टेबल होते हैं, तो H2SO4 क्या करेगा, अब इसमें से इंटरमॉलिक्यूलर नहीं इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन कर देगा, अल्फा पे से OH निकाल देगा, जैसे यहां से OH नेगेटिव निकलेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटाइन, और यहां से H निकल जाएगा, तो यहां से OH और यहां से H निकलेगा, तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, एल्कीन बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में भी यही होता है, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स के थ्रू आप ईथर नहीं बना पाओगे, बिकॉज एलिमिनेशन विल कंपीट ओवर सब्स्टिट्यूशन। हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन इस वाले रूट पे चला जाएगा। सो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, ईथर्स आर नॉट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ये बिल्कुल सही है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से ईथर बनता है। In secondary and tertiary alcohol, elimination compete over substitution dehydration. रीजन भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन होगा ए। कोई डाउट?
नो सर। ठीक है, अक्षय आप बताइए पहला एमसीक्यू 18th क्वेश्चन, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल गिव्स टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद, कौन सा ऑप्शन? अरे ऑप्शन ए बिल्कुल सही बताया आपने, बिकॉज ऑप्शन ए इज ल्यूकास रिएजेंट। आप देखिए बोर्ड पे, ये अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो HCl का H और यहां से OH, ये HCl निकल जाता, H2O निकल जाता और ये Cl यहां पे लग जाता, इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती। इमीडिएट टर्बिडिटी टर्शरी अल्कोहल देते थे इस ल्यूकास रिएजेंट, और टर्बिडिटी वाज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्काइल क्लोराइड। याद आ रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल 5 to 10 मिनट्स में यही रिएक्शन शो करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल तो ये रिएक्शन शो ही नहीं करेंगे, अपने आप हीट करने पे करेंगे, क्योंकि प्राइमरी का कार्बोकेटायन अनस्टेबल है। सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Ethers have low boiling point than their corresponding isomeric alcohols because of, ठीक है, ये डोर क्लोज करो। सर देखिए अल्कोहल में ROH और ROH, ये दो अल्कोहल है पास, इसका पार्शियल पॉजिटिव इसके पार्शियल नेगेटिव के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, है ना? लेकिन ROR क्या दूसरे ROR के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है। ROR वेयर इज हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा जब हाइड्रोजन ही नहीं होगा? तो सो hydrogen bonding in alcohol that is absent in ether due to low polarity. So option A is the correct option. Which of the following is most acidic? कौन बताएगा? अमन, आर्यन, धैर्य, गर्व, विशेष आप बताओ। डी। Sir, D. ओके, देखते हैं सही है कि नहीं। आप लोग बताइए जो यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या लगता है? अंशिका, सब लोग बताओ। खुशी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को बढ़ाते हैं। देखिए फिनॉल अपने आप में बहुत एसिडिक होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिनॉल में से जब H+ निकलता है तो O पे नेगेटिव आ जाता है, लेकिन अगर आप इस पे क्लोरीन जैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो और ज्यादा अच्छी तरह नेगेटिव को पीछे खींच लेगा, कॉन्जुगेट बेस और ज्यादा स्टेबल बन जाएगा, तो फिनॉल और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, सो इन चारों में से मेटा क्लोरोफिनॉल इज मोस्ट एसिडिक। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन माइंड में? क्लियर है कि नहीं? नक्षत, अगला वाला बताओ। नक्षत, ल्यूकास रिएजेंट इज, Lucas reagent is concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. बहुत easy है, option A. N-propyl alcohol and isopropyl alcohol can be chemically distinguished by which reagent? ल्यूकास रिएजेंट। चलो Lucas reagent, because आपको पता है प्राइमरी N-propyl alcohol एक प्राइमरी अल्कोहल है और isopropyl alcohol एक सेकेंडरी अल्कोहल, और प्राइमरी और सेकेंडरी को हम Lucas reagent के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। Alcohols have higher boiling points than parent hydrocarbons because of, हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में अभी मैंने बताया अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्केन तो नॉन पोलर होते हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही नहीं होता, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, 23rd का ऑप्शन बी। 24th, सर an alkene is treated with borane in presence of H2O2, the final product is, हाइड्रोबोरेशन में फाइनल प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते थे। हाइड्रोबोरेशन वाज एन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। हाइड्रोबोरेशन में अगर आपको याद हो, पढ़ रखा हो, तो इट वाज एन एक्सेप्शन टू द मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलो होता था और हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलते हैं। सही है, सो ऑप्शन सी होगा। इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताइए, एक बार ये रिएक्शन बता दूं। देखिए हाइड्रोबोरेशन आपको याद दिलाता हूं,
CH3CH डबल बॉन्ड CH2 को हम BH3 से रिएक्ट करवाते थे, BH2H ऐसे लिखा था। देखो मैं BH3 लेके समझा रहा हूं, इसी BH3 का जो डायमर होता है ना उसे हम B2H6 लिखते हैं, वो एक ही बात है, आप ऐसे लिख लो या ऐसे, समझ में आपको ऐसे ही आएगा BH3 यूज करके। तो देखिए इसमें ना एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होती है, होना तो ये चाहिए कि हाइड्रोजन उस पे जाना चाहिए जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन, लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ हो रहा है तो H इस पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है, BH2 कॉर्नर वाले पे चला जाएगा और बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो चेक करके बताओ CH3 CH2 CH2 BH2 ये समझ में आया कि नहीं? सबको आ गया? अब ये जो प्रोडक्ट बना ना ये दोबारा से इस एल्कीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर वही होगा जो पहले हुआ था, इस BH2 का एक H, ये वाला H फिर एंटी मार्कोनिकॉफ के थ्रू बीच वाले कार्बन पे आ जाए, और अगर ये H बीच वाले पे आ गया तो बोरॉन खुद कॉर्नर वाले से अटैच हो जाएगा। ये ध्यान से देखिए, अगर बोरॉन इस कॉर्नर वाले से अटैच हुआ तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH। ये आया होल ट्वाइस समझ में या नहीं आया? बता दो मेरे को बिल्कुल फ्रैंक। देखो ये H तो चला गया, इस पे CH2 हो गया, देखो ध्यान से जिसको नहीं समझ में आया, ये H तो चला गया, यहाँ पे बोरॉन इससे कनेक्ट हो गया, तो जब बोरॉन इससे जुड़ जाएगा तो बोरॉन के पीछे एक प्रोफाइल पहले से लगा हुआ है, एक और लग जाएगा ना प्रोफाइल, तो दो हो जाएंगे ना उसके पीछे प्रोफाइल। सो दैट्स व्हाई हम ये होल ट्वाइस, अभी भी इस पे एक H बचा हुआ है, ये एक बार और एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन द सेम थिंग, हाइड्रोजन विल ऐड ओवर टू दिस कार्बन और बोरॉन कॉर्नर वाले से, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, जो उन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है D, लेकिन अभी हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर हम इसे H2O2 की प्रेजेंस में वाटर से हाइड्रोलाइज करते हैं, H2O2 बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है, OH नेगेटिव आयन मिलते हैं यहां से। H2O2 की प्रेजेंस में क्या होता था, बोरॉन तीनों प्रोपाइल ग्रुप से अलग हो जाता है, बोरॉन का तीनों प्रोपाइल ग्रुप से बॉन्ड टूट जाता है, तो अकेले बोरॉन पे 3 OH आ जाएंगे और ये बन जाएगा BOH होल थ्राइस, बोरिक एसिड, जिसे आप H3BO3 भी लिख सकते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं इसे। और ये जो 3 प्रोपाइल ग्रुप अलग हुए ना, तीनों के ऊपर एक एक OH आ जाएगा, तो 3 प्रोपेनॉल मिल जाएंगे आपको, ठीक है, एक OH पहले वाले पे, दूसरे वाले पे भी, तीसरे वाले पे भी, तो 3 मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 OH के, और ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका C। समझ में आया? इस रिएक्शन का पूरा नाम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सही है। 25th, consider the following reaction sequence, X और Y बताना है, आप सर लोग ट्राई करो। कौन सा आयुष? सर ए। अच्छा 25th रह गया। 25th, for the reaction C2H5OH plus HX gave C2H5X plus H2O। हाँ आयुष पहले 25th बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर बी होगा इसका। सब लोग बताओ। डी किसने बोला? नहीं, डी की भी आवाज आई, डी बोला था किसी ने, सबने बी बोला। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि HI में आयोडीन का साइज बड़ा है तो HI बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो वो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, और जैसे जैसे हैलोजन का साइज छोटा होता जाएगा बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को कोई डाउट? नो सर। आर्यन त्यागी, आप बताइए 26। मैं बना देता हूं, CH3 CH CH3 बीच वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है, इसे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवाया गया। आपको एनालाइज करना है क्या बनेगा बीच में, और वो जो भी बना जिसे हमने X मार्क कर रखा है उस X को हमने डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट, फिर क्या बनेगा भाई? किस किस को आता है? आता है याशिका? और किसी को आता है? आप सब लोगों को मालूम है H2SO4 क्या करता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर निकालेगा, अल्फा पे से OH और बीटा पे से H निकल जाए। अगर यहां से OH और यहां से H निकल गया तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। फिर डाइल्यूट H2SO4 का मतलब मालूम है क्या होता है? देखो बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो,
डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है, डाइल्यूट तो ये है वाटर, और H प्लस मतलब H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मार्कोनी का फुल फॉर्म। जिस पे ज्यादा H है उस पे H चला जाएगा और OH बीच वाले कार्बन पे चला जाएगा, तो CH3 CH CH3 OH वही बन जाएगा जो आपने स्टार्टिंग में लिया। ये Y होना चाहिए। मैच करिए X और Y को, कौन सा ऑप्शन मैच कर, सब लोग बताइए। ए। ऑप्शन A. Which of the following reagent cannot be used to oxidize primary alcohol to aldehyde? सर बी। अरे नहीं नहीं, A नहीं, B। देखो बाकी तीनों हाइड्रोजन रिमूवर है, मैं आपको बता दूं। CH3 CH2OH, PCC या CrO3 या कॉपर के प्रेजेंस में 573 केल्विन पे हीट करना। इन तीनों से ही होता क्या है कि O पे से एक H हटता है, O के एडजेसेंट वाले C पे से एक H हटता है, और C और O आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बनता है इन तीनों से। ये तीनों हाइड्रोजन रिमूव करने का काम करते हैं। दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ तो सिर्फ हाइड्रोजन निकालते हैं, कुछ हाइड्रोजन निकाल के O लगा देते हैं। KMnO4 उनमें से ही है। अगर आप यहाँ पे KMnO4 लोगे ना, तो KMnO4 क्या करेगा, ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पे से ये दोनों H हटा देगा और बदले में नीचे डबल बॉन्ड O लगा देगा, तो CH3C डबल बॉन्ड OH एसिड बन जाएगा। वो बोल रहा है एल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज नहीं हो सकता, तो KMnO4 यूज नहीं हो सकता। KMnO4 से एल्डिहाइड नहीं बनेगा, सीधा एसिड बन जाएगा। सही है। Which of the following reagent cannot be used to oxidize primary alcohol to aldehyde? इसका B ऑप्शन है, KMnO4 in acidic medium। 28. A compound X with the molecular formula C3H8O can be oxidized to another compound Y whose molecular formula is C3H6O2. The compound X may be? Sir, C. देखिए पहले वाले में X में है एक ऑक्सीजन, Y में हो गए दो ऑक्सीजन, CH3 CH2 CH2OH। ये हमारा कंपाउंड रहा होगा C3H8O, ये होगा X। इसको हमने किसी KMnO4 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करा होगा, तो उसने क्या करा होगा कि अल्फा कार्बन पे से दोनों H हटा के डबल बॉन्ड O लगा दिया होगा, तब जाके इसमें दो ऑक्सीजन हुए होंगे। CH3 CH2C डबल बॉन्ड OOH। अब आप चेक करो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दे रखे हैं X और Y को, इनसे मैच कर रहे हैं कि नहीं। पहला वाला C3H8O, चेक करो ये है कि नहीं C3H8O, और दूसरा वाला C3H6O2। तो उन्होंने X पूछा है क्या है, तो X ऑप्शन C मैच कर रहा है। 29 कशिश आप बताओ। ओके कशिश आप बताओ, बी किसने बोला था वैसे? सर आयुष। ओके आदित्य, अलीशा, गर्व आप भी बताइए। कशिश आप भी बताओ। ओके कशिश ने भी बी बोला। विशेष आप बताओ। Sir, C. सर ओके सी। आप यहाँ पे सब लोग बताइए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि OH एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। देखो रिंग पहले ही इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ऊपर से OH ने उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ा दी। OH एक बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो रिंग पे बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चीज और जल्दी अटैक करेगी इसके ऊपर, हाईली एक्टिवेटिंग। इनफैक्ट इसके सारे रिएक्शन में हमने फिनॉल में देखा था कि एक ही रिंग में 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लोरीन तो डीएक्टिवेटिंग है ना, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन पीछे खींच के उसको और कम रिएक्टिव बना देता है।
29 का सी है, acid catalyzed dehydration of tertiary butanol is faster than N-butanol because tertiary carbocation is more stable than primary carbocation. 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन अंडरगो करते हैं। सही है, ऑप्शन ए। 31 पढ़िए। 31 पढ़ने के लिए आपको क्लास 11 पे पढ़ा हुआ ओजोनोलिसिस याद होना चाहिए। याद है? नहीं याद? बोर्ड पे देखिए फिर। कुछ रिएक्शंस क्लास 11 के भी यूज हो जाते हैं बीच बीच में। An alcohol X when treated with hot concentrated H2SO4 gives an alkene Y with molecular formula C4H8. This alkene on ozonolysis gives a single product with molecular formula C2H4O. देखो मैं आपको सीधे आंसर बताता हूं। CH3 CH2 CH CH3 ये है ब्यूटेन टू ऑल। आप बताओ कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? सब लोग बताइए। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटेड एजेंट, वाटर निकालता है तो क्या करेगा? अल्फा पे से OH, बीटा पे से H, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ब्यूटूइन मिल जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब मैं आपको ओजोनोलिसिस याद दिला रहा हूं, देखकर ये जरूर बताइएगा कि आपको याद आया। नहीं आया तो लेट मी नो वेरी फ्रैंकली कि सर देख के भी याद आया। जब हम एल्कीन्स को ओजोन से रिएक्ट करवाते थे तो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाता था और इसके बीच में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता था इस तरह का। ओजोनाइड बोलते थे, ओजोनाइड। ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड टूटा और ये जो 3 ऑक्सीजन थे इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते। फिर इस ओजोनाइड का जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते थे तो वाई क्लीवेज होती थी, वाई की शेप में बॉन्ड टूटते थे। दिस कॉल्ड वाई क्लीवेज। मतलब ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा और ये वाला बॉन्ड टूटा। ठीक है, अब देखिए कार्बन ने अपने ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन ने अपने आगे वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे यहां पे और ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड हो, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड हो इथेनॉल। ठीक है, दूसरा वाला देखिए क्या बनेगा, इसने भी ऊपर से बॉन्ड तोड़ दिया ऑक्सीजन ने यहां से, तो यहां पे भी डबल बॉन्ड आएगा। क्या ये भी वही चीज बनेगी? तो ये दिस एल्कीन गिव्स अ सिंगल ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे आगे चेन लेंथ और चल रही होती तो 2 अलग अलग तरह के एल्डिहाइड मिलते ना। ठीक है, अब आप पढ़िए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और फॉर्मूलेज मैच करिए। एन अल्कोहल X, ये है हमारा X, when treated with hot concentrated H2SO4 gives an alkene Y with formula C4H8. चेक करो क्या ये C4H8 है? Y. This alkene on ozonolysis gives a single product with molecular formula C2H4O. C2H4O चेक करो। और सिंगल प्रोडक्ट मतलब दोनों एक ही जैसे मोल्स मिले। ठीक है, द अल्कोहल इज ब्यूटेन टू ऑल, ऑप्शन बी। सबको क्लियर है? नोट करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन है ये। कल सुबह आपकी क्लास है ना? कल आपकी 2 घंटे की क्लास रख लूं? कल स्कूल तो नहीं है किसी का? 2 आवर्स की क्लास रख लें कल सुबह मॉर्निंग में? यस सर। यस सर। ठीक है, सो 6:30 to 8:30 आपकी 2 घंटे की क्लास है। ऑफलाइन भी आ सकते हैं आप, ऑनलाइन तो करेंगे ही आप। ठीक है, बट 6:30 सुबह सुबह मॉर्निंग बड़ा अच्छा लगेगा, आप एक दिन आकर देखिए। हाँ नहीं सही में इसे नोट कर लीजिए और आज आप इतना ही कर लीजिए। आपका होमवर्क ये दे रहा हूं कि आपको रिमेनिंग एमसीक्यूज और फर्स्ट पैसेज पे क्वेश्चन करना है। हम उसे जल्दी से डिस्कस करके पी ब्लॉक स्टार्ट करें। थोड़ा सा अल्कोहल पढ़ भी लीजिएगा और कोई भी डाउट हो टॉपिक बेस्ड तो आप मुझे बता दीजिए। हम कल सुबह 6:30 शार्प क्लास स्टार्ट कर देंगे। आपका टाइम 6:15 का है लेकिन कल 6:30 बुला रहा हूं मैं आपको, 6:30 to 8:30 2 घंटे। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कौन सा?
1,4. पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. देखो पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं. बाकी लोग जा सकते हैं अगर जाना चाहते हैं. NO2 NO2 NO2. एसिड वो होता है जो H+ देता है. तो यहां से जब H+ निकलेगा तो O पे नेगेटिव आ जाएगा. ये कॉन्जुगेट बेस है. आप बताइए निकिता, इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने से स्टेबिलिटी आएगी या कम करने से? नहीं, अरे न्यूट्रल चीजें ज्यादा स्टेबल होती हैं. अगर आप चार्ज और बढ़ाओगे तो वो और अनस्टेबल हो जाएगा. इसे तो न्यूट्रलाइज करना है, कम करना है. तो इसका नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तीनों ना खींच लेंगे पीछे. तो अच्छी बात है, खींच लेंगे. तो O को नहीं खींच लेंगे, O के नेगेटिव चार्ज को खींच लेंगे. O तो वही रहेगा. ठीक है, O के नेगेटिव चार्ज को ये ऐसे विड्रॉ कर लेंगे, चार्ज नीचे की तरफ आ जाएगा. तो ऑक्सीजन में नेगेटिव कम हो जाएगा. तो इससे कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा. और अगर ये स्टेबल हो गया तो इसलिए, क्योंकि ये स्टेबल है तो इसने अपना H+ आराम से निकाल देगा, क्योंकि इसे पता है कि H+ निकालने के बाद भी स्टेबल बन रहा है. तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि 3 NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर. उन्होंने रीजन ये दे रखा है कि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NH2 ग्रुप. वो NH2 वर्ड गलत लिखा है, NO2 होना चाहिए. सही है? मतलब ये वाला जो है इस पे NO2 लगेगा ना, कोई और नहीं, पिक्रिक एसिड तो बोलते ही इसे ना NO2 वाले को. ठीक है, ओके. गुड इवनिंग. सर एक तो स्टैंडर्ड रिएक्शन में हर्षित क्लास में नहीं हो लगता है. हर्षित पांडा. सर मैंने आंसर इतने सारे दिए. अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि अभी तक लॉग आउट नहीं करा तो शायद होगे नहीं. अच्छा, सुन रहे थे डाउट. नहीं नहीं, मैं डाउट सुन रहा था सर. ओके ओके मेरे ओके. को लगा कुछ सॉरी. काम करूंगा. गुड इवनिंग. स्टैंडर्ड रिएक्शन